दिस वीडियो इज अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव को, उनकी क्लासिफिकेशन को। मतलब सामने अगर कोई ड्रग पड़ा होगा तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव है। दूसरी बात, तुम्हें उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होगा इस वीडियो के बाद। मतलब कि होली सोली तुम्हें इतना पता होगा कि वो कौन सी क्लास में आता है। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की 5 क्लासेस होती है: डायूरेटिक्स, रास इनहिबिटर्स, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वेजोडाइलेटर्स। ये याद रख लो, 5 क्लासिफिकेशन होती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। उसके बाद सबसे पहली क्लास हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स आ सकते हैं: थायराइड, लूप एंड पोटेशियम स्पेयरिंग। सबसे पहले जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये सबसे हाई एफिकेसी वाले डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स मतलब कि जो डायूरेसिस कराते हैं, मतलब सोडियम एंड वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कराते हैं, उनको कहते हैं डायूरेटिक्स। सबसे अच्छे वाले डायूरेटिक्स, सबसे हाई एफिकेसी वाले डायूरेटिक्स होते हैं लूप डायूरेटिक्स। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये सोडियम, वाटर, पोटेशियम सब कुछ ही बाहर निकाल देते हैं। इसलिए ये ऐसी कंडीशन जैसे हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, इसमें हम यूज करते हैं। सेकंड आते हैं थायराइड डायूरेटिक्स। ये मीडियम एफिकेसी वाले होते हैं, ठीक ठाक सोडियम, वाटर, पोटेशियम को ये बाहर निकालते हैं। इसलिए ये वाले जो थायराइड डायूरेटिक्स है ये हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में। फिर आते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग। ये क्या करते हैं, सोडियम वाटर को बाहर निकाल देते हैं बट पोटेशियम को स्पेयर कर देते हैं, पोटेशियम को बाहर नहीं निकालते। इसलिए ये लो एफिकेसी वाले डायूरेटिक्स हैं। तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, वाटर को, सोडियम को, सॉल्ट को बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव की तरह वर्क करते हैं। थायराइड डायूरेटिक्स में पीछे थायराइड लग रहा होगा, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड, ऐसे करके तुम इनकी पहचान कर सकते हो। लूप डायूरेटिक्स के पीछे माइड लगता होगा, फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ऐसे वाले ये सारे लूप डायूरेटिक्स होते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग, अमाइलोराइड, इंडापेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये क्या थे, डायूरेटिक्स। आई होप इट इज क्लियर कैसे वर्क करते हैं और तीनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्लास हमारे पास आती है रास इनहिबिटर्स, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें ये शो करूंगी, ये देखो, ये है रास सिस्टम। सबसे पहले हमारा फॉर एग्जांपल रास सिस्टम कैसे वर्क करता है, पहले मैं रास सिस्टम कैसे वर्क करता है। बॉडी में जब बीपी या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है उससे क्या होता है, किडनी के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, तो किडनी में सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। वो सेल्स रेनिन, एक केमिकल है, रेनिन रिलीज कर देते हैं। उसके बाद ये क्या, रेनिन जाता है लिवर के पास। लिवर एक अपना एंजाइम ड्रॉप आउट कर रहा होता है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर का था उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर बारी आती है लंग्स की। लंग्स का भी एक एंजाइम है, एसी एंजाइम। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 अब एक्टिवेट फॉर्म है, अब ये आगे वर्क करेगी। समझ आ गया, बीपी कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुई, जो भी हुआ, बस किडनी के पास कम ब्लड पहुंचा, जिसके कारण जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे रिलीज वन एंजाइम दैट इज रेनिन। रेनिन लिवर के पास गया, लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन रिलीज कर दिया, तो रेनिन ने उस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरा एंजाइम आया लंग्स का, एसी ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करेगी, पहली बात तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देगी, दूसरा ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा देगी। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, अब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने के कारण सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। दिस इज हाउ रास वर्क्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रास इनहिबिटर्स। रास इस पूरे सिस्टम के इनहिबिट हो गया तो लास्ट में क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि रास सिस्टम वर्क क्या कर रहा था, बीपी इंक्रीज करने का ना, तो अब बीपी इंक्रीज नहीं होगा। अब इसमें 3 सब क्लासेस आती है, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। देखो एसी इनहिबिटर्स, अब ये एसी इनहिबिटर्स क्या करेंगे, क्या जो ये एसी एंजाइम है जिसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना था, इसको इनहिबिट कर देंगे, तो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव होएगा ही नहीं, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। सेकंड, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अगर ये एंजियोटेंसिन 2, इसकी बात हो रही है, इसके रिसेप्टर, ये ठीक है, एसी आया, उसने एंजियोटेंसिन 2 बना दिया, बट अगर उसको कोई रिसीव करने वाला ही नहीं होगा, रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए, तो अगेन द वर्क विल नॉट बी डन। तो ये तो हो गया एक डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, सीधा रेनिन को इनहिबिट कर लो, ये आगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन थी। तो एसी इनहिबिटर्स में प्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारे एसी इनहिबिटर्स हैं। प्रिल वाले सारे ही एसी इनहिबिटर्स हैं।
ARBs मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये सारे ARBs में सार्टन लगता है, सार्टन, लो सार्टन, वेल सार्टन, टेलमी सार्टन, ये सारे ARBs है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में आता है एल्सिकायरन, ठीक है, एल्सिकायरन कम्स इन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। प्रिल वाले AC इनहिबिटर्स है, सार्टन वाले ARBs है एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में एल्सिकायरन। आई होप इट इज क्लियर। RAS इनहिबिटर्स। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सबसे पहले तो तुम मतलब समझो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक इनवॉलंटरी फंक्शन जितने भी बॉडी के होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस हो रहे हैं, हार्ट रेट कम करना, हार्ट रेट बढ़ाना, यूरिन रिटेंशन करना या यूरिन आउटपुट इंक्रीज करना, इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम करना या इंटेस्टिनल मोटिलिटी इंक्रीज करना, तो ये जैसे भी जो भी इनवॉलंटरी फंक्शंस है ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम बात करें सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या करता है, जब कोई भी स्ट्रेस आती है ना तब ये वर्क करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देता है। कैसे? हार्ट रेट को इंक्रीज करा के, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, प्यूपिल डायलेशन करवा देता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो डायरिया जैसा लगता है, लूज मोशन जैसा लगता है। तो ये सब कुछ करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम इसको ये इनहिबिट करा देंगे तो बीपी इंक्रीज ही होगा। क्यों? हार्ट रेट नहीं इंक्रीज होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स ऐसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं जिसके ये सारे फंक्शंस थे। समझ आ गया? अब इसमें सारे ऐसे ब्लॉकर्स आते हैं। सिंपैथेटिक इनहिबिटर, इनहिबिट कर रहे हैं ना मतलब ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स एंड सेंट्रल सिंपैथेटोलिटिक्स। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ। सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर्स मतलब कि जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, ऐसे ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। ये रिसेप्टर्स किसके थे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ना 2 केमिकल्स काम करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये नहीं कि रिसेप्टर्स को, अगर ये रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो गए, वो केमिकल्स तो रिलीज हो ही जा रहे हैं बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन तो हो नहीं रहा। जब कोई केमिकल एक रिसेप्टर पे लगता है तभी तो जो उसका फंक्शन था नर्वस सिस्टम का वो अचीव होता है। तो वो रिसेप्टर्स ही ब्लॉक कर दिए, एपी नॉरएपी लगेगी ही नहीं वहाँ पर, तो वो सब कुछ होगा ही नहीं, वो कार्डियक आउटपुट, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी ही नहीं। अब देखो अल्फा ब्लॉकर्स, सॉरी सेंट्रल सिंपैथेटोलिटिक्स में आते हैं क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, ये सेंट्रल सिंपैथेटोलिटिक्स है। कंबाइंड में आते हैं लबैटोलोल, कार्विडाइलोल। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल, अटीनोलोल, मेटोप्रोलोल। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। ये सारे सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स है। आई होप यू गॉट द मैकेनिज्म एंड यू गॉट द ड्रग्स। देखो लॉल वाले सारे ज़्यादातर मोस्टली सबके पीछे लॉल लग रहा है, तो दीज आर सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। एंड जोसिन वाले, जोसिन की पहचान रखना, वो अल्फा ब्लॉकर में आता है। जोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अटीनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल, वो सारे बीटा ब्लॉकर्स में है। कंबाइन में कार्विडाइलोल एंड लबैटोलोल आ रहा है, ठीक है। ये था सब कुछ। फिर आता है द लास्ट वन विच, सॉरी द सेकंड लास्ट वन विच इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब यू नो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कैल्शियम चैनल कोई ब्लॉक कर दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी नहीं। इसमें आते हैं ये ड्रग्स, वेरापेमिल, अम्लोडिपिन एंड डाल्टाजम, ठीक है। ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। मेन अम्लोडिपिन याद रखना, ये क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। लास्ट वन दैट इज वेसोडाइलेटर्स। अगर वेसल्स ही डायलेट होगी तो बीपी वुड ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस। अब ये डिपेंड कर रहा है आर्टीरियोलर डायलेशन करा रहे हैं या आर्टीरियोलर प्लस वेनो डायलेशन करा रहे हैं। अगर आर्टीरियोलर करा रहे हैं तो उसमें आते हैं हाइड्रेलाजीन एंड डाइजॉक्साइड, ये एक आर्टीरियल है। अगर हम वेनस एंड आर्टीरियोलर दोनों करा रहे हैं तो उसमें ड्रग आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। आई होप दीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर क्लियर टू यू विद मैकेनिज्म। अब तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पहली बात तो जो सामने पड़ा है ये सारे, अब तुम नेम से एक बड़ी यू गॉट दीज नेम्स, अब तुम्हें थोड़ा बहुत इन नेम्स का पता चल गया। अब तुम कोई भी नाम का ड्रग पड़ा होगा, यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एंटी हाइपरटेंसिव। सेकेंडली अब तुम्हें उसका एक्शन भी पता होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ दिस वीडियो इज वॉज यूजफुल टू यू देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।